हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की वीडियो जो कि एक क्वेश्चन पेपर MC04 जो कि हम कह सकते हैं ये एमकॉम वाले बच्चों का है जो सेकंड ईयर में है, क्योंकि 2 साल के लिए एमकॉम होता ही ऑब्वियसली। तो उनका एक MC04 पेपर होता है जिसे बिज़नेस इन्वायरमेंट के ऊपर एक पेपर है जो कि 100 मार्क्स का आता है और 3 घंटे मिलते हैं। क्वेश्चन 9 होंगे, उसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसके बिहाफ पे मैं आपको पूरे 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड करके दूंगा। और इस वीडियो का मेन मकसद क्या है वो तो चलिए बात की बात है, बट अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना तो पहले बनता है। तो जो लोग इग्नू से एमकॉम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियरी है कि वो इन सब चीज़ों को आराम से कर सकते हैं अगर उनके पास टाइम कम है, और मेरी से बस इन बातों को फॉलो करना है और काम हो जाएगा। जो पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि 9 क्वेश्चंस आने हैं और 9 क्वेश्चंस ये आपके साथ हैं। अब ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ इसे आप अपनी कॉपी में नोट करना है विद आंसर। आप गूगल से ढूंढेंगे और नहीं है तो मैं आंसर ढूंढ दूँगा आपके लिए, आप बस उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो उसमें आपका क्या होगा ये देखिए अगर आप नीरज की बुक से पढ़ रहे हैं, वो जो पंकज वाली बुक आती है ना, तो आप उसमें से पढ़ कर जाते हैं, लिखते भी अच्छा है लेकिन फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलता है। उसकी वजह यही होती है कि जो एग्ज़ामिनर चेक करते हैं वो छोटे मोटे एग्ज़ामिनर नहीं है, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं जो आपके आंसर शीट को चेक करते हैं और उनको सारी लैंग्वेज पता है, ठीक है ना, कि कौन कहाँ से लिख रहा है। वही सेम डिट्टो आपने वहाँ से उतार लेना है और वो भी उसी चीज़ से। तो कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा एक तरह से चाहिए होता है कि उनको एक मिक्सअप चाहिए होता है कि थोड़ा आंसर आप इधर से आप बटोर लो, आप गूगल से थोड़ा आप सर्च मारिए, तो उनको जितना अच्छा उनको लगेगा आंसर वो उसी हिसाब से मार्क्स देते हैं। रटा रटाया उनको पता है कि यार ये नीरज से पंकज से पढ़ते हैं और उनमें से ये मार्क्स फिर मिल नहीं पाता। तो आपने इस क्वेश्चंस के आंसर जितने भी हैं आप गूगल पे ढूंढिए। आप अपनी जो MC04 की बुक है अगर आपके पास आई हुई है उसमें आप ये आंसर ढूंढिए। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे, पहला क्वेश्चन है डिस्कस द इंटरेक्शन मैट्रिक्स ऑफ इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमी इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले ये बात करना ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट होता क्या है, ठीक है। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट, क्योंकि आपके पास ये जो है बिज़नेस इन्वायरमेंट का है और ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि वो फैक्टर जो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं यानी प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बिज़नेस इन्वायरमेंट। अब ये फैक्टर्स बिज़नेस के अंदर भी हो सकते हैं और बिज़नेस के बाहर भी होते हैं। जिन पर बिज़नेस का कंट्रोल नहीं होता उसे एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं, यानी आप कह लो। और इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो बिज़नेस के अंडर होते हैं और जिसमें हाँ बिज़नेस का कंट्रोल होता है या कंपनी का कंट्रोल होता है। आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझना चाहते हो समझ। तो उसी से परे यहाँ पर एक पॉइंट है कि नॉन इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी इन्वायरमेंट के बारे में आपने बताना है कि ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर मैं इसको एक रफली आपको बताऊं, आप इसका आंसर डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं गूगल पे, जैसे मैं अभी आपको ढूंढ कर दे देता हूं, ठीक है ना। तो 1 मिनट आप बस वेट कर लीजिए, मैं अभी आपको ढूंढ के देता हूं। देखिए ये आपका यूनिट 3 है, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट एंड पॉलिसीज़। तो इसमें आपको मिल जाएगा ये आंसर। और कहाँ मिलेगा मैं ये बताता हूँ। ये है आपका थोड़ा सा बेसिक इन्वायरमेंट ऑफ बिज़नेस क्या होता है, जिसे मैंने अभी आपको समझाया कि ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जनरली, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो यहाँ पर इसके बारे में मेंशन है कि यहाँ, और जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमी इन्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। और ये आ गया इंडियन इकोनॉमी इन्वायरमेंट। तो इंडिया के इकोनॉमी इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो इसको हम ये यहाँ पे एक है डेटा इन्वायरमेंट, सिस्टम इन्वायरमेंट और इंडस्ट्रियल सेक्टर इन्वायरमेंट एंड नेचर।
बट ये भी आपका आंसर नहीं, आंसर आपका यहाँ पर मेंशन है, ये हेडिंग। इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड द इंट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी इन्वायरमेंट और नॉन इकोनॉमी इन्वायरमेंट होता क्या है। तो अगर मैं बात करूँ कि एक सिंपल सी बात करें कि जो इकोनॉमी पर्पस से जो भी काम होंगे वो इकोनॉमी इन्वायरमेंट होगा। नॉन इकोनॉमी इन्वायरमेंट के बारे में मेंशन यहाँ पर हो रखा है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको कहाँ मिलेगा ये, तो मैं आपको ये हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ मेंशन हो जाए कि एक्चुअली में आपने कहाँ इस चीज़ को देखना है। ठीक है ना, आप अगर देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि सम टाइम द इन्वायरमेंट में बी क्लासीफाई इनटू इन्वायरमेंट मार्केट। से मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये दिख जाए, और मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि सम टाइम द इन्वायरमेंट में बी क्लासीफाई मार्केट इन्वायरमेंट एंड नॉन market environment depend upon whether the business form of environment influenced by market force like a demand and supply। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका फैक्टर पे इनका जो असर पड़ता ही पड़ता है। अब वो कौन कौन से ऐसे हैं जिनको यहाँ पे क्लासीफाई कर रखा है, जिसके बारे में हम यहाँ पर नॉर्मली कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे इन्वायरमेंट हमें कह सकते हैं कि नॉन इन्वायरमेंट में आपका आ जाता है वो सारी चीज़ें जो एक इकोनॉमी पर्पस से नहीं है, जैसे कि गवर्नमेंट का लॉ, गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है। ठीक है, ये नॉन इकोनॉमी पर्पस से। सोशल ट्रेडिशनल, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि देखिए कि इन्वायरमेंट क्लासीफाई इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमी। जो नॉन इकोनॉमी इन्वायरमेंट है उसमें आ जाता है आपका सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, एजुकेशनल एंड कल्चरल फैक्टर अफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशन। साफ बोल रहा है कि ये नॉन इकोनॉमी फैक्टर्स हैं। जैसे अच्छा, इकोनॉमी फैक्टर क्या होते हैं? इकोनॉमी फैक्टर वो होते हैं, अब इसके बारे में भी यहाँ पर बोल रखा है कि इकोनॉमी फैक्टर में क्या होता है। कह रहा है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑन द अदर हैंड इज़ गिवन शेप ऑफ फॉर्म ऑफ द फैक्टर, जैसे फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी, रिजोल्यूशन, ट्रेड पॉलिसी, फिजिकल। यानी ये एक तरह से बिजनेस के जो भी डिसीजन होते हैं वो आपके इकोनॉमी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और जो आपका नॉन इकोनॉमी इन्वायरमेंट यानी बाहर के होते हैं, यानी मैक्रो लेवल पे होते हैं, जो हाई लेवल पे होते हैं, ठीक है, जिनका बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, तो इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है आपके बिजनेस पे। आप इसका एक एग्जांपल नॉर्मली ले सकते हैं कि जैसे सपोज़ करिए गवर्नमेंट की जो लॉ है, अब जैसे सपोज़ करो कोविड के टाइम में सिचुएशन ऐसी थी कि गवर्नमेंट ने कहा 6 महीने फैक्ट्री बंद रहेगी, कोई सी भी फैक्ट्री हो। तो आप बता कि गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया उसके बिहाफ पे आपकी फैक्ट्री अब क्या हो गई। अब आप बताइए कि जब गवर्नमेंट ने फैक्ट्री बंद कर दी तो आप बताइए आप उसे ओपन कर सकते हैं? अगर आप ओपन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसलिए आपको भी फिर अपनी जो बिज़नेस है या कंपनी है उसे आपको उसी टाइम तक बंद रखना पड़ेगा जब तक गवर्नमेंट इसको ओपन करने की इजाज़त नहीं देता। तो देखिए गवर्नमेंट ने लॉ पॉलिसी बनाई लेकिन इसका इफ़ेक्ट तो बिज़नेस पे पड़ा ना, पड़ा। ऐसा ही सोशल ट्रेडिशनल भी होता है, ठीक है, रिलीजियस का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सोशल ट्रेडिशन का मतलब है कि लोग किस तरीके की चीज़ें जो है फॉलो कर रहे हैं, एजुकेशनल, कल्चरल, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। वापस से मैं अपने उस पॉइंट पे आ जाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं वापस से अगर मैं अपने पॉइंट पे आऊँ जो मैंने पॉइंट्स करवाए थे आपको, तो वही इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता है कि डिस्कस द इंट्रैक्शन मैट्रिक्स ऑफ इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमी इन्वायरमेंट। हाउ डज द इकोनॉमी इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द नॉन इकोनॉमी इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड वाइस वर्सा। इसी का उल्टा इफेक्ट जो है सोशल पे भी पड़ता है। मतलब अगर नॉन इकोनॉमी का इफेक्ट इकोनॉमी बिजनेस पे पड़ता है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का इफेक्ट नॉन इकोनॉमी पे भी पड़ता है। तो आपको इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको यूनिट नंबर 3 बता दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन द इंडिया एंड पोस्ट रिफॉर्म पीरियड एंड व्हाट वे द अडॉप्टेड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव।
पोस्ट रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि पहले जो चीज़ें अडॉप्ट की गई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, उसकी क्या इफ़ेक्ट है। तो आप इसको डिट्टो आप गूगल पे सर्च मारिए, उसका आंसर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, जो कि बहुत ईजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ब्रीफ डिस्कस द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड ऑनवर्ड, व्हाट इम्पैक्ट डिड लिबरलाइजेशन हैव ऑन द क्वांटम ऑफ एफडीआई इनफ्लो इनटू इंडिया। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लिबरलाइजेशन क्या होता है। देखो 1991 में मनमोहन सिंह की सरकार ने एलपीजी का कॉन्सेप्ट लाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वो एलपीजी गैस वाली बात नहीं कर रहा जो आप समझ रहे हो, ये एलपीजी ये कॉन्सेप्ट था जिसमें एल का मतलब लिबरलाइजेशन था। अभी लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपको पहले क्या कॉन्सेप्ट था, पहले ना हम एक रूल फॉलो करते थे 1956 का। 1956 जो आपका था उसमें क्या था कि जो इकोनॉमी रिफॉर्म 1956 था उसमें ये था कि जो भी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में आती थी या कंपनी आती थी तो उसको लाइसेंस लेना अनिवार्य था, यानी उनको लाइसेंस तो लेना कंपलसरी ही था, बिना लाइसेंस के वो बिज़नेस नहीं करेंगे। तो इसमें दिक्कत ये आती थी कि आपको हर चीज़ के रिगार्डिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था, जो कि इंडिया की इकनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी था। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मनमोहन सिंह की सरकार ने 1991 में लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया, जिसमें सबसे पहला काम यही किया कि उन्होंने जितनी भी कंपनीज़ या बिज़नेस थे उन्हें लाइसेंस मुक्त कर दिया गया, फ्री कर दिया गया लाइसेंस से, और उन्हें कह दिया गया कि अब आपको लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिज़नेस कर सकते हैं इंडिया में। बस कुछ चीज़ों को छोड़कर जिनको में आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य था, जैसे कि डिफेंस वगैरह से रिलेटेड, लीकर वगैरह, शराब वगैरह से रिलेटेड, उसमें आपको लाइसेंस लेना कंपलसरी आज भी है। बाकी आप छोटे मोटे चाय की दुकान खोल लीजिए या नॉर्मली कोई भी आप शॉप खोल लीजिए, उसके लिए आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी पॉइंट्स क्यों, अब आप बताइए कि अगर मैं अपनी कंट्री में लाइसेंस फ्री कर दूँ तो अब तो फिर इससे क्या होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में बढ़ जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आके निवेश करे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करे, उसको कहते हैं एफडीआई। तो अगर मैं कह दूं कि मेरी कंट्री में आओ जाओ, आपको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं, आप अपना बिज़नेस कर सकते हो, तो भाई कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन ही तो है लोगों कि बहुत सी कंपनी इंडिया में आएंगी और क्या नाम है बिज़नेस करेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो प्लीज़ आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, आपके लिए ईजी रहेगा। फिर कह रहे हैं डिस्कस द ग्लोबलाइजेशन पार्ट ऑफ द इंडियन रिफॉर्म स्ट्रेटजी। अभी मैंने आपको बोला एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एंड थर्ड पे जो जी का मतलब था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का भी कहीं ना कहीं, और देखो जिक्र आ गया जिसकी मैं आपको अभी बात कर रहा था, ग्लोबलाइजेशन सिंस 1991। तो प्लीज़ आप इसको भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं। एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 5 जवाब देने हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसके क्वेश्चन से आप अपनी कॉपी में जो नोट्स बनाओगे प्रॉपर सारे क्वेश्चंस के बनाओगे, क्योंकि उसी के भी आप पे सेवी का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो इसको तो आप 101% आप बना लेना कि स्टेट द सेवी गाइडलाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन फॉलोइंग में इनकी गाइडलाइंस के बारे में बताना है, जैसे प्राइजिंग ऑफ सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ मेकिंग पब्लिक इशूज़, ठीक है, और प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट टू द सबमिटेड अलॉन्ग विद द ऑफर डॉक्यूमेंट लीड मैनेजर। तो ये कुछ पॉइंट के भी आप पे सेवी ने क्या गाइडलाइंस बनाए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को सिर्फ आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के आपको इसको एक्सप्लेन करें कि प्राइजिंग ऑफ सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ मेकिंग पब्लिक इशू, आप अपने तरफ से कोई भी जो है सिक्योरिटी प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, ये सारा का सारा सेवी गाइडलाइंस करेगा। आपकी बुक में ये आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है और आप अपनी इग्नू की बुक से ही आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म ऑफ द पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, गिव इलस्ट्रेशन एंड 20 मार्क्स का। ये भी आप बना के क्वेश्चन लिख सकते हो कि इकोनॉमी रिफॉर्म पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में किस तरीके से बात करता है, ठीक है,
ओबियसली कोई भी रिफॉर्म आएगा, इकोनॉमी रिफॉर्म आएगा, वो इस पर्पज़ से ही आएगा कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले और पोवर्टी कम हो, गरीबी ख़त्म हो। और ये जो कॉन्सेप्ट था ना आपका लिबरलाइजेशन एलपीजी वाला, ये मेन चीज़ इसी पे फोकस था कि अगर बाहर से कोई कंपनी इंडिया में आएगी तो कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तो लोग कमाएंगे, तो कहीं ना कहीं पोवर्टी जो है वो कम होगी। 8वां क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर, हाउ हैज़ द गवर्नमेंट इन्वॉल्व इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क डील विद दिस इशू। यानी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर, यानी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती है ना, वो किस तरीके से, देखो उनका तो इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा है, अगर ये छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ ना हो ना तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में कह रहा है कि वो आइडेंटिफाई करिए उन प्रॉब्लम को जो कि स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए आती है, ठीक है ना। और हाउ एज गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन फ्रेमवर्क डील विद दिस, और गवर्नमेंट इसके लिए क्या करते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बाकी आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हो, पता चले फिर आप ये बोले यार सर को तो कुछ आता ही नहीं है। इसमें ऐसा ये है कि जैसे सपोज़ करिए आप, जैसे ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी इंडिया में आके बिज़नेस कर सकता है। अब एक इंडियन कंपनी है जो कि टी शर्ट बनाती है, अब कोई विदेश की एक कंपनी आ गई और उसने भी टी शर्ट बनाना शुरू कर दिया। अब कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत ये भी आ सकती है कि जो विदेश की कंपनी होती है वो तो हाई टेक्निक वाली होती है, मशीनें वगैरह से कम बनती है और उनकी कॉस्ट कम आती है, तो वो प्राइस भी कम रखते हैं इंडियन के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं इंडिया कंपनी तो फिर तो ठप हो जाएगी। तो गवर्नमेंट इसको क्या सॉल्व करती है कि विदेश की जो भी कंपनीज होती है उस पर टैक्स लगा के उन गुड्स को महंगा कर देती है, जिसके वजह से जो डोमेस्टिक वाले जो है वो अपने सामान को कम प्राइस पे बेच देते हैं। इससे बैलेंस मेंटेन रहता है, बाकी क्वालिटी की जो इश्यूज होते हैं वो तो होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया, डिस्कस दी वेरियस मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया, प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। देखो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल से रिलेटेड आया है, तो आपके पास ये 9 क्वेश्चन है और आपने इस 9 के क्वेश्चन को अपने कॉपी में विद आंसर के साथ लिखना है। टाइम बहुत कम है, मैं 5 साल की वीडियो अपलोड करूँगा, 2022, 2021, 2020, 19 इसमें। ये आपका शायद दिसंबर का टाइम है, मैं चेक कर लेता हूँ। यस, ये दिसंबर 2022 है। जून वाले भी मैं जो है अपलोड कर दूँगा आपके ये क्वेश्चन। ये हिंदी वाला है आपका कि आर्थिक परिवेश में क्वेश्चन नंबर 1, दैन क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत की सुधार युक्ति के अंतर्गत वैश्वीकरण का वर्णन कीजिए, और वैश्वीकरण का मतलब ग्लोबलाइजेशन होता है, ठीक है। एंड वर्ष 1991 के बाद अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की वैश्वीकरण की प्रगति हुई है। एंड क्वेश्चन 5, राजकोषीय नीति क्या होती है। एंड 6 इज़ इसके बिहाफ पे आपने बताने सेबी की। और 7वां ये है गरीबी और रोज़गार पर आर्थिक, आप आराम से इसके क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका 8 और 9। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा मेन मोटिव यही था आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड बताना और आपको समझाना कि आपको आंसर कैसे लिखना है, वरना आप लिख के अगर आप उसी से बुक से आओगे पंकज वाले में से आपको नंबर कम के कम मिलेंगे, चाहे आप जितनी मर्जी उतनी लिख के आओ। इसीलिए आपको अपने आंसर को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इस बंदे को कुछ तो आता है, और आप M.Com में हो ना कि 11th-12th में हो कि आपकी चीज़ों को माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले कुछ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम पे मैंने वीडियो ऑलरेडी, अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन पेपर मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँ तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, मैं वो ये चीज़ें वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, थैंक यू।